शुरू करते हैं अगला टॉपिक, मसाला बॉन्ड। तो ये 2017 में आया था। मसाला बॉन्ड 2017 में इसके आरबीआई ने इसके रिलेटेड जो नॉर्म्स है वो बेसिकली रिवाइज किए थे। तो इसका पहला पॉइंट है, मसाला बॉन्ड्स आर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स सोल्ड टू ऑफशोर इन्वेस्टर हु टेक फॉरेन एक्सचेंज रिस्क टू अर्न हायर इंटरेस्ट रेट। तो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड होते हैं मसाला बॉन्ड, और ऑफशोर इन्वेस्टर को बेचे जाते हैं। और तीसरा ये है कि वो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क लेते हैं ताकि उनको हायर इंटरेस्ट रेट मिल सके कंपेयर्ड विथ डॉलर डिनोमिनेटेड ओवरसीज बॉन्ड सेल्स। तो डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड के मुकाबले उनको हायर इंटरेस्ट रेट मिले। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है, आरबीआई डिक्लेयर्ड दैट फ्रॉम अक्टूबर 3, 2017 मसाला बॉन्ड्स विल नो लॉन्गर फॉर्म part of limit for foreign portfolio investment in corporate bond and will form part of ECB। तो अक्टूबर 2017 में आरबीआई ने डिक्लेयर कर दिया था कि मसाला बॉन्ड जो है अब एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो लिमिट इन्वेस्टमेंट है उसका पार्ट नहीं रहेगी, ये ईसीबी का पार्ट होगी। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है, प्रोसीड्स ऑफ दिस बॉन्ड कैन बी यूज फॉर ऑल पर्पस एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग। तो जो पैसे आप रेस करते हैं मसाला बॉन्ड से, वो पैसे आप सभी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ पर्पस है जिनके लिए यूज़ नहीं कर सकते। वो 5 पर्पस है, वो नीचे दिए हुए हैं। जैसे पहला पर्पस है रियल इस्टेट एक्टिविटीज़। रियल इस्टेट एक्टिविटी के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते अदर देन फॉर डेवलपिंग ऑफ इंटीग्रेटेड टाउनशिप और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं तो आप कर सकते हो। सेकेंड है, आप यूज़ नहीं कर सकते हो इन्वेस्टिंग इन कैपिटल मार्केट एंड यूजिंग द प्रोसीड फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिकली। तो कैपिटल मार्केट में भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो और इक्विटी इन्वेस्टमेंट में भी यूज़ नहीं कर सकते हो। थर्ड, एक्टिविटी प्रोहिबिटेड एज पर एफडीआई गाइडलाइन। तो एफडीआई गाइडलाइन के हिसाब से जो भी एक्टिविटीज़ प्रोहिबिट करी हुई है उनमें भी यूज़ नहीं कर सकते। चौथा है, ऑन लैंडिंग टू अदर एंटिटी फॉर एनी ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स। तो ऊपर जो 3 ऑब्जेक्टिव दिए हैं उनके लिए आप ऑन लैंडिंग भी नहीं कर सकते हो। किसी और चीज़ के लिए ऑन लैंडिंग कर सकते हो, लेकिन इन 3 के लिए ऑन लैंडिंग नहीं कर सकते। एंड परचेज ऑफ लैंड, तो लास्ट है परचेज ऑफ लैंड के लिए भी नहीं आप कर सकते। तो ये 5 चीज़ें। पहला है रियल इस्टेट एक्टिविटी, दूसरा है इन्वेस्टिंग इन कैपिटल मार्केट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिकली, तीसरा है एफडीआई गाइडलाइन जो प्रोहिबिट एक्टिविटी करता है वो, चौथा है ऑन लैंडिंग अबव एक्टिविटी के लिए, और पांचवा है परचेज ऑफ लैंड। इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, डिपॉजिटरी रिसीट। इसका मीनिंग दिया हुआ है कि डिपॉजिटरी रिसीट मीन्स फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट वेदर लिस्टेड ऑन इंटरनेशनल एक्सचेंज और नॉट इशूड बाय फॉरेन डिपॉजिटरी on back of permissible security issued or transferred to foreign depository and deposited with domestic custodian and include GDR। तो इसका मीनिंग यही कहता है कि जो डिपॉजिटरी रिसीट वो होती है जो होती है फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो लिस्टेड हो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे या नहीं, वो इशू होगी फॉरेन डिपॉजिटरी की तरफ से ऑन द बैक ऑफ परमिसिबल सिक्योरिटी पे, और डिपॉजिटेड होगी वो डोमेस्टिक कस्टोडियन के साथ जो परमिसिबल सिक्योरिटी है, और इसमें जीडीआर इंक्लूड होता है। अब इसके रूल्स के हिसाब से जो है वो उसकी एलिजिबिलिटी शुरू होती है। तो एलिजिबिलिटी कौन कौन जो है ये डिपॉजिटरी रिसीट एलिजिबल है इशू करने के लिए। द फॉलोइंग पर्सन आर एलिजिबल टू इशू फॉरेन डिपॉजिटरी फॉर द पर्पस ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट। तो ये सब लोग जो है एलिजिबल है। पहला है इंडियन कंपनी, चाहे लिस्टेड है अनलिस्टेड है प्राइवेट है पब्लिक, सभी इंडियन कंपनी एलिजिबल है। दूसरे एलिजिबल है एनी अदर इशूअर ऑफ परमिसिबल सिक्योरिटी, और तीसरा है एनी पर्सन होल्डिंग परमिसिबल सिक्योरिटी। ये तीनों इंडियन कंपनी, एनी अदर इशूअर ऑफ परमिसिबल सिक्योरिटी या एनी पर्सन होल्डिंग परमिसिबल सिक्योरिटी। दूसरा है अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट। एलिजिबिलिटी के लिए पहली बात तो आपने देख लिया। उसके बाद अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट के बारे में, ऑन द बैक ऑफ परमिसिबल सिक्योरिटीज कैन बी इशूड ओनली इफ सच डिपॉजिटरी रिसीट give holder the right to issue voting instruction and are listed on international exchange।
तो अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिट रिसिप्ट आप तभी इशू कर सकते हो जब वो डिपॉजिट रिसिप्ट होल्डर को वोटिंग इंस्ट्रक्शन इशू करने का राइट दे और वो लिस्टेड हो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, तभी आप इशू कर सकते हो। उसके बाद अगला पॉइंट है इशू का। तो जो प्रोसीजर जो है वो इशू करने का क्या है डिपॉजिट रिसीट का, वो टॉपिक है। तो प्रोसीजर में सबसे पहले जो फॉरेन डिपॉजिटरी है वो इशू करेगी डिपॉजिटरी रिसीट बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफरिंग्स और प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर कोई अदर मैनर जो कि प्रेवलेंट है वहाँ की ज्यूरिडिक्शन में। सेकेंड है एन इशूअर में इशू परमिसिबल सिक्योरिटी टू फॉरेन डिपॉजिटरी फॉर द पर्पज़ ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट। तो कोई भी इशूअर जो है इंडिया का वो फॉरेन डिपॉजिटरी इशू करने के लिए जो है अपनी परमिसिबल सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकता है फॉर डिपॉजिटरी को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है होल्डर ऑफ परमिसिबल सिक्योरिटी। जो होल्ड करता है परमिसिबल सिक्योरिटी को वो भी ट्रांसफ़र कर सकता है परमिसिबल सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरेन डिपॉजिटरी को फॉर द पर्पज़ ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट, ताकि वो डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर सके विथ और विदाउट द अप्रूवल ऑफ इशूअर। इशूअर का अप्रूवल की ज़रूरत है भी नहीं भी, मतलब चाहे तो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद अगला पॉइंट है लिमिट। तो फेमा की लिमिट एक्सीड ना करे, इसका ध्यान रखना है। तो इसमें लिखा हुआ है द एग्रीगेट ऑफ परमिसिबल सिक्योरिटी विच मे बी इशूड और ट्रांसफर टू फॉरेन डिपॉजिटरी फॉर इशू ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट shall not exceed the limit on foreign holding of such permissible security under FEMA। तो ये ध्यान रखना है कि एग्रीगेट जो है आप परमिसिबल सिक्योरिटी जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो डिपॉजिटरी रिसीट में और कोई दूसरी जो सिक्योरिटी आप होल्ड करके बैठे हो, तो वो अलॉन्ग विद द परमिसिबल सिक्योरिटी ऑलरेडी हेल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट्स आउटसाइड इंडिया, इन दोनों को मिला के जो है वो जो लिमिट एक्सीड ना करे फेमा की लिमिट का ध्यान रखना बेसिकली। इसके बाद अगला है प्राइजिंग। तो प्राइजिंग जो है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर से कम पे ना हो इशू डिपॉजिटरी को। तो डिपॉजिटरी को जो आप परमिसिबल सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं उसका प्राइस उससे कम नहीं होना चाहिए जितने में आपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर को इशू किया है। तो इसमें लिखा हुआ है द परमिसिबल सिक्योरिटी शैल नॉट बी इशू टू फॉरेन डिपॉजिटरी फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग डिपॉजिटरी रिसीट एट अ प्राइस लेस देन द प्राइस एप्लीकेबल टू अ करस्पॉन्डिंग मोड ऑफ इशू ऑफ सच सिक्योरिटी टू डोमेस्टिक इन्वेस्टर। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है फंडिंग थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक। तो अगर आप मर्जर एमाल्गमेशन करते हो उसके लिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हो तो वो उसके बारे में। तो पहला पॉइंट कहता है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड एंड टू एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू क्लाइंट इन मर्जर एंड एक्विजिशन। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है पैसा ही नहीं देगी, साथ साथ में आपको एंड टू एंड एडवाइजरी सर्विसेज भी देगी क्लाइंट को जो कि पैसा उनसे ले रहा है मर्जर एंड एमाल्गमेशन के बारे में। जिसमें क्या क्या वो देंगी एंड टू एंड एडवाइजरी सर्विस में, पहला आपको टारगेट सर्च करके देंगी, फिर उस टारगेट को एनालाइज करेंगे, फिर जो है आपकी पोटेंशियल सिनर्जी भी देखेंगे आप उस आपकी और वो उस जो सर्च करी हुई फर्म है उसके साथ, फिर आपको वैल्यू एनालिसिस भी देंगे उस कंपनी का। उसके बाद प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होगी वो भी बताएंगे, फिर आपको रिव्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट को रिव्यू भी करके देंगे, नेगोशिएशन में भी सपोर्ट करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करके देंगे और वो फाइनली जो ट्रांजैक्शन है उसको क्लोज करने में भी आपको जो है सपोर्ट मिलेगा। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलेगी। इसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है फंडिंग ऑफ मर्जर और टेक ओवर विथ हेल्प ऑफ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक एक्सेट्रा हैव इट्स ऑन मेरिट एंड डीमेरिट। तो इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। तो चौथा पॉइंट कहता है वाइल डिसाइडिंग द टेक ओवर ऑफ गोइंग कंसर्न देयर आर मैटर सच एज कैपिटल गेन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड द फैसिलिटी फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो जब आप टेक ओवर करते हैं वो किसी गोइंग कंसर्न का, चलती हुई कंपनी का, तो ये सारे मैटर आपको जो है कंसिडर करना होता है। जैसे कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होगा, स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी आपको, ट्रांसफ़र करोगे इमूवेबल प्रॉपर्टी तो, और जो है आप उनके एक्यूमुलेटेड लॉस जो है उनको कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ करोगे, तो वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी होगी। और पांचवा पॉइंट कहता है वाइल डिस्कसिंग द मोड ऑफ एक्विजिशन certainly there would be a planning for organizing the necessary funding for acquisition। तो पांचवा पॉइंट कहता है कि जैसे जब आप सोचते हो एक्विजिशन करने का तो आप हमेशा एक प्लानिंग तो करते ही हो कि हम फंड कहाँ से ऑर्गेनाइज करेंगे एक्विजिशन के लिए।
तो ये पांचवा पॉइंट कहता है। तो छठा पॉइंट कहता है कि अगर इफ़ बोरोइंग फ्रॉम डोमेस्टिक बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन आइडेंटिफाई, अगर आपने सोचा है कि हम बैंक से पैसा लेंगे, तो as the all the financial and managerial information must be placed before bank and financial institution for the purpose of getting the necessary loan। तो अगर आपको नेसेसरी रिसोर्सेज एज अ लोन मतलब आपको चाहिए, अगर आपने सोच लिया बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे, तो आपको जो भी फाइनेंशियल और मैनेजर इन्फॉर्मेशन है सारी आपको बैंक को देनी होगी, तभी वो आपको पैसा देंगे। उसके बाद सातवां पॉइंट कहता है कि एडवांटेज क्या है बैंक से पैसा लेने का। तो ये है कि पीरियड ऑफ फंड जो है वो आपको डेफिनेट रहेगा, विच इज़ फिक्स एट द टाइम ऑफ टेकिंग सच लोन। तो आप जब लोन लेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइम के लिए आपको पैसा मिला हुआ है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 कहता है देयरफॉर द बोर्ड ऑफ द कंपनी इज अश्योर्ड अबाउट द कंटिन्यूड अवेलेबिलिटी ऑफ सच फंड फॉर द प्रीडिटरमाइंड पीरियड। तो आपको पता रहेगा कि आपके कितने टाइम के लिए आपके पास पैसा रहने वाला है, ताकि मतलब जैसे आप चुकाओगे तो आप कब तक चुकाना है, तो उससे आप पता चल जाएगा आपको कितने टाइम तक आपके पास पैसा रहेगा। नाइन्थ पॉइंट कहता है ऑन द नेगेटिव साइड, इसकी बुराई क्या है, द इंटरेस्ट बर्डन ऑन लोन इज़ क्वाइट हाई, इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है, विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड बाय द बोर्ड वाइल डिसाइडिंग टू यूज़ बोरो फंड फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आप बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब बोरो करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट जो है वो बहुत हाई रहेगा, ये इसकी एक नेगेटिव साइड है। 10वां पॉइंट कहता है सच फंडिंग शुड बी थॉट ऑफ एंड resorted only when board is sure that the merged company or the target company will give adequate return। तो ये वाली फंडिंग आप तभी लो जब आप श्योर हो कि आप जो मर्ज कंपनी से इतना पैसा जनरेट कर सकते हो, इतना एडिक्वेट रिटर्न जनरेट कर सकते हो जिससे कि आप ये पे वगैरह करो तो आपको फ़ायदा रहे। तो ये कुल मिला के इसके 10 पॉइंट है। पहला पॉइंट वही था कि आपको एडवाइजरी सर्विस भी देगा, जिसमें कि टारगेट सर्च एनालिसिस, पोटेंशियल सिनर्जी देखना, वैल्यू एनालिसिस, प्राइसिंग वगैरह ये सब चीज़ आपको मिलेगी। तीसरा पॉइंट था कि इसके मेरिट और डीमेरिट भी है अलग अलग। चौथा पॉइंट था कि आप जब टेक ओवर के लिए डिसाइड करते हो गोइंग कंसर्न के लिए, तो आपको कैप गेन, स्टाम्प ड्यूटी, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह ये सब भी देखना है। पांचवा पॉइंट कह रहा था कि जब आप एक्वायर करते हो तो आप सोचते ही हो, प्लानिंग वगैरह तो करते हो, आप फंड कहाँ से लोगे। छठा पॉइंट कहता था कि अगर आपने सोचा है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप पैसा लोगे, तो आप फिर सारी इन्फॉर्मेशन उनके सामने आप रख दो, फाइनेंशियल और मैनेजर इन्फॉर्मेशन। सातवां पॉइंट कहता था कि इसके एडवांटेज ये है कि आपको पीरियड ऑफ फंड जो है वो डेफिनेट रहेगा, तो आपको पता रहेगा कि कितने टाइम के लिए आपके पास पैसा रहने वाला है। आपके आठवां पॉइंट ये कह रहा था कि आप अश्योर रहोगे कि आपके पास कंटिन्यूसली फंड अवेलेबल रहेगा कितने टाइम के लिए। नाइन्थ पॉइंट इसकी नेगेटिव साइड बता रहा था कि इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है, तो एक बार आपको जो है ये चीज़ अपने को माइंड में रखना चाहिए बोर्ड को। 10वां पॉइंट कह रहा था कि जो फंडिंग होती है, ये फंडिंग आप तभी लो जब आप श्योर हो कि आप एडिक्वेट रिटर्न जनरेट कर पाओगे मर्ज्ड कंपनी से, टारगेट कंपनी के साथ। और यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है, पार्ट 6 शुरू होता है। इसको शुरू करते हैं रिहैबिलिटेशन फाइनेंस के साथ। इसका पहला पॉइंट कहता है कि आईबीसी का क्रिएशन के बारे में। तो आईबीसी सीक टू कंसोलिडेट एग्जिस्टिंग मल्टीपल फ्रेमवर्क बाय क्रिएटिंग अ सिंगल लॉ फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। तो इसने कंसोलिडेट किया मल्टीपल अलग अलग फ्रेमवर्क जो अलग अलग लॉ में थे, उसको कंसोलिडेट किया और क्रिएट किया एक सिंगल लॉ जिसको जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के लिए होगा। This law is one stop solution for insolvency of corporate, individual, partnership and other entity। तो ये वाला जो कानून था सभी जैसे कि इंडिविजुअल हो गए, पार्टनरशिप हो गए, अदर एंटिटी, सभी के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन था इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग। इसके बाद अगला जो है वो पॉइंट कहता है किलिंग ऑल सिस्टम। तो उसमें क्या हुआ था कि द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985 सिका जो था 1985 वो एंड हुआ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2016 एंड विद दिस BIFR एंड AIFR आल्सो स्टैंड डिजोल्व। तो जो सिका था वो एंड हुआ 2016 दिसंबर में, और उसी के साथ एंड हुए BIFR और AIFR। उसके बाद अगला है अगला पॉइंट कहता है सिका के अंडर सब कुछ क्लॉज कैंसल हो गया, जैसे कि अपील, रेफरेंस, इंक्वायरी प्रोसीडिंग जो भी पेंडिंग थी सब कुछ क्लोज हो गया, अबेट हो गया। बेसिकली अबेट वर्ड यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, तो इसको पढ़ते हैं। ऑन सच डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस विभाग
जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर चुकी थी वो, उस दिन से एनी अपील प्रिफर टू द अपीलेट अथॉरिटी और रेफरेंस मेड और इंक्वायरी पेंडिंग टू और बिफोर बोर्ड और एनी प्रोसीडिंग ऑफ वॉट एवर नेचर पेंडिंग बिफोर अपीलेट अथॉरिटी और बोर्ड अंडर सीका शाल स्टैंड अबेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डेट दी, उस दिन से सारी प्रोसीडिंग जो भी है सीका के अंदर चल रही हो सभी को अबेट कर दिया गया। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि जिस भी कंपनी का जो भी कैंसिल हुआ था, जो भी अबेट हुआ था, उसको आईबीसी में वो कंपनी को ऑप्शन दिया गया कि आप उसको माइग्रेट कर सकते हो आईबीसी के अंडर एनसीएलटी में। 180 दिन का टाइम दिया हुआ था कि आप इसमें कर लो। तो इसमें लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ विच सच अपील और रेफरेंस और इंक्वायरी स्टैंड अबेटेड अंडर दिस क्लॉज may make reference to NCLT under Insolvency and Bankruptcy Code 2016 within 180 days from the commencement of IBC 2016 in accordance with the provision of IBC 2016। तो सीधा सीधी बात है, जिस कंपनी का भी जो भी प्रोसीडिंग इंक्वायरी रेफरेंस जो भी था अबेट हुआ था वो 180 डेज़ में आप आईबीसी में आ सकते थे। इस अगर आप अबेट करें, अगला पॉइंट कह रहा है कि अगर आपने अबेट किया था तो उसमें जो है आपको अब आईबीसी में आने के लिए आपको अलग से फ़ीस नहीं देनी है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होएगा। तो इसमें लिखा हुआ है नो फीस शैल बी पेएबल फॉर मेकिंग सच रेफरेंस अंडर आईबीसी बाय कंपनी हुज अपील रेफरेंस इंक्वायरी स्टैंड अबेटेड। जिस भी कंपनी का इंक्वायरी वगैरह सब अबेट हुआ था वो आईबीसी में आ सकता है विदाउट फीस, नो फीस। इसके बाद है कि आईबीसी में कॉरपोरेट जो भी पर्सन है उनका रिजोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन और लिक्विडेशन के लिए कहाँ बताया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है पार्ट 2 ऑफ द कोड कंसिस्टिंग ऑफ सेक्शन 4 टू सेक्शन 77, सेक्शन 4 से लगा के 77 में पार्ट 2 ऑफ द कोड में जो कि डील करता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्सन। तो कॉर्पोरेट पर्सन की बात यहाँ पे करी हुई है इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन की। अब आईबीसी की तारीफ करी जाएगी। तो अगला पॉइंट में कहते हैं कि द आईबीसी हैज़ बिकम पोटेंशियल जनरेटर फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन एज इट ओपन स्ट्रेस्ड असेट एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी। तो आईबीसी की वजह से बहुत सारे मर्जर और एक्विजिशन हुए। ये एक तरीके से पोटेंशियल जनरेटर बना मर्जर और अमालगमेशन के लिए, और स्ट्रेस्ड एसेट को एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी दी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को। इसमें लिखा हुआ अगला पॉइंट कि आप जो है रिहेबिलिटेशन फाइनेंस कहाँ से लाएंगे, या बेसिकली आप किसी स्ट्रेस एसेट को अक्वायर कर रहे हैं तो उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। तो उसमें लिखा हुआ है बोरोइंग और इंटरनल अप्रूवल में बी यूज एज रिहेबिलिटेशन फाइनेंसिंग बाय द इन्वेस्टर और रिजोल्यूशन एप्लीकेंट टू इफेक्ट द एक्विजिशन। तो आप एक्वायर कर रहे हो कंपनी को तो आप अपनी बोरोइंग या बोरो कर सकते हो बाहर से, या अपने इंटरनल अप्रूवल को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। इसके भी मतलब कुछ पार्ट्स इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है कि आईबीसी का क्रिएशन कैसे हुआ। इसके बाद अगला है ओल्ड सिस्टम को किल कर दिया गया, जैसे जिसमें बीआईएफआर और एआईएफआर को डिज़ोल्व किया। उसमें अगला लिखा हुआ था कि सीका के अंडर जो भी चीज़ें चल रही थी प्रोसीडिंग वगैरह वो सब अबेट हो जाएगी। फिर आपको ऑप्शन दिया गया माइग्रेट कर लो एनसीएलटी में आईबीसी के अंडर 180 दिन में, जिसके लिए आप पे कोई भी फीस नहीं लगेगी। उसके बाद अगला आपको बताया गया था कि कॉर्पोरेट पर्सन के लिए कहाँ पे दिया हुआ है आईबीसी में, पार्ट 2 में दिया हुआ है सेक्शन 4 से 77 के बीच में। फिर आईबीसी की तारीफ की मर्जर अमालगमेशन बहुत जनरेट करवा रहा है। और फिर इसमें लिखा हुआ कि आप पैसा कहाँ से ला सकते हो रिहेबिलिटेशन के लिए, तो आप बोरो भी कर सकते हो, अपना इंटरनल अप्रूवल भी ला सकते हो। और ये टॉपिक ख़त्म होता है। उसके बाद लिवरेज बाय आउट शुरू होता है। तो इसमें लिखा हुआ है लिवरेज बाय आउट इज़ द एक्विजिशन ऑफ द कंपनी इन विच बायर पुट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एंड बोरो द रेस्ट। खुद का पैसा बहुत छोटा सा लगाता है और बाकी का पैसा बोरो करता है। द बायर कैन अचीव द डिज़ायरेबल रिजल्ट बिकॉज द टारगेट एक्विजिशन इज़ प्रॉफिटेबल एंड थ्रो ऑफ एम्पल कैश यूज टू रिपे द डेट। तो बायर जो है अपना जो जिस मंसूबे से उसने एक्वायर किया था वो मंसूबा तभी पूरा हो सकता है जब वो टारगेट जो एक्विजिशन जो टारगेट कंपनी है वो प्रॉफिटेबल हो और थ्रो एम्पल कैश बहुत पैसा फेंके वो आप पे, ताकि आप रीपे कर सको डेट को, तभी ये मतलब आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट देगा। अगला पॉइंट कहता है द एक्सपेक्टेशन विथ लिवरेज बाय आउट इज दैट द रिटर्न जनरेटेड ऑन द एक्विजिशन विल बी मोर
than the interest paid on debt, hence making it very good way to experience high return while only risking a small amount of capital. तो इसमें एक्सपेक्टेशन क्या होती है जो पर्सन बाय कर रहा है उसकी, कि जो रिटर्न जो है वो जनरेट करेंगे हम ज़्यादा और हमें इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा कम। तो रिटर्न विल बी रिटर्न जनरेटेड ऑन द एक्विजिशन विल बी मोर देन द इंटरेस्ट पेड ऑन द डेट, ये उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। इससे होता क्या है कि आप जो है आपको लगता है वेरी गुड वे टू एक्सपीरियंस हाई रिटर्न, आप बहुत ही अच्छे तरीके से हाई रिटर्न एक्सपीरियंस करेंगे और रिस्क तो बहुत ही छोटा है, आपका खुद का कैपिटल तो बहुत छोटा लगा, तो हैंस रिस्किंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल। एग्जांपल दिया हुआ है टाटा टी ने एक्वायर किया था टेटली को बाय क्रिएटिंग अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, तो ये भी लिवरेज बाय आउट था। और एक और लिवरेज बाय आउट का एग्जांपल है टाटा मोटर ने एक्वायर किया था जेगुआर लैंड रोवर को JLR को, तो इसमें भी लिवरेज बाय आउट का यूज़ किया था क्योंकि JLR जो है वो बहुत ही फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में चल रही थी। इसके बाद है अगला टॉपिक, व्हाट मेक्स गुड लिवरेज बाय आउट। गुड लिवरेज बाय आउट कब होता है, क्योंकि देखो बहुत रिस्क होती है लिवरेज बाय आउट में, तो क्रिटिकल होता है कंपनी को पे आउट करना। तो उसमें कुछ लिखा हुआ है बिलो आर सम टाइप्स ऑफ कंपनी दैट मेक गुड लिवरेज बाय आउट। तो किस टाइप की कंपनी बहुत अच्छी होती है लिवरेज बाय आउट के लिए, गुड लिवरेज बाय आउट के लिए। तो पहला है स्टेबल स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो बिजनेस, तो स्टेबल स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो बिजनेस हो। दूसरा है कंपनी विथ लो डेट लेवल, उसका डेट बहुत कम हो। तीसरा है नॉन साइक्लिक बिजनेस, बिजनेस हमेशा चलता रहे, साइकिल्स में ना रहे। कंपनीज विथ लार्ज इकोनॉमिक मोड, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत अच्छा हो उनको, लार्ज इकोनॉमिक मोड हो। पांचवा है कंपनी विथ गुड एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट टीम बहुत ही एक्सीलेंट क्वालिटी की हो, गुड हो। कंपनी विथ लार्ज एसेट बेस दैट कैन बी यूज फॉर कोलेटरल, कंपनी के पास बहुत बड़ा लार्ज कैश एसेट हो जो कि आप कोलेटरल में रख सकते हो, मतलब टेंजिबल एसेट होना चाहिए। कंपनी उसके बाद लास्ट है डिस्ट्रेस कंपनी इन गुड इंडस्ट्री, कंपनी भले ही अभी करंटली डिस्ट्रेस मोड में चल रही हो लेकिन जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रही है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारे टाइप की कंपनियां होनी चाहिए अगर आपको गुड लिवरेज बाय आउट करना है, तो ये सारी कंपनी गुड लिवरेज बाय आउट के टारगेट बनती है। फिर से एक बार कम अपन पढ़ते हैं इसको, स्टेबल स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो बिजनेस होना चाहिए, लो डेट लेवल होना चाहिए, नॉन साइक्लिक बिजनेस होना चाहिए, लार्ज इकोनॉमिक मोड क्रिएट करें, गुड एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट होना चाहिए, लार्ज एसेट बेस होना चाहिए ताकि आप कोलेटरल पे यूज़ कर सको उसको, और डिस्ट्रेस कंपनी हो पर गुड इंडस्ट्री में हो। तो ये सारा इसका है। इसके बाद बड़ा मेन टॉपिक आता है माइनॉरिटी एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट अंडर कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट के अंदर माइनॉरिटी के लिए क्या क्या चीज़ें दी हुई है, तो सबसे पहले तो सेक्शन 244 की लिमिट दी हुई है कि सेक्शन 244 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या कहता है, इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अगर जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो नॉट लेस देन 100 मेंबर और 1/10 इन टोटल नंबर ऑफ मेंबर। तो नंबर के हिसाब से देखा जाए अगर जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो नंबर में अगर आप जाना चाहते हो तो 100 मेंबर ले आओ या फिर 1/10 ऑफ टोटल मेंबर ले आओ, तो आप अप्लाई कर सकते हो विच एवर इज़ लेस दिखा है सॉरी। तो 100 मेंबर या 1/10 ऑफ टोटल नंबर मेंबर जो भी कम है, मतलब 100 में भी काम हो जाएगा अगर बहुत सारे मेंबर है तो, और अगर कम मेंबर है तो 1/10 ले आओ उसका, विच एवर इज लेस, आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। और एनी मेंबर और मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, या फिर अगर आप कैपिटल से जाना चाहते हो तो 1/10 ऑफ जिसके पास इशूड शेयर कैपिटल होल्ड करता है वो मेंबर को ले आओ, तो वो अप्लाई कर सकता है NCLT में इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का। और अगर जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो उसको लाना है 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ताकि वो अप्लाई कर सके। तो 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर होते हैं 20%। तो शेयर कैपिटल वाले के पास दो लिमिट है, एक लिमिट है नंबर्स में, तो नंबर्स में आप ले आओ 100 मेंबर या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर विच एवर इज लेस ले आओ, या फिर दूसरी लिमिट है आपके पास कैपिटल से कि 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल हेल्ड करने वाला बंदा ले आओ, तो वो अप्लाई कर सकता है। जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है कंपनी के पास तो उसमें तो 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर लाने हैं, मतलब 20% आदमी लाने हैं नंबर्स में, तो ये काम हो जाएगा आपका। इसके बाद लिखा हुआ है टू रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी 10% क्राइटेरिया इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड 20% क्राइटेरिया इन केस ऑफ कंपनी
इन केस ऑफ अदर कंपनीज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, तो वही 10% क्राइटेरिया कंपनीज जिसके पास शेयर कैपिटल है उसके लिए दिया हुआ है, 20% जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है उसके लिए दिया हुआ है। उसके बाद अगला कहता है वेवर टू हेल्प द माइनॉरिटी शेयर होल्डर, provision of section 244 subsection 1 of the Companies Act 2013 empower NCLT to allow application by shareholder who are not otherwise eligible, that is holding less than 10% और 20% एज केस में भी। तो जो लोग 10% भी होल्ड नहीं करते हैं शेयर वाली कंपनी में और विदाउट शेयर कैपिटल वाली कंपनी में जो है 20% होल्ड नहीं करते, उनको भी ट्रिब्यूनल चाहे तो उनके लिए वेव ऑफ कर सकती है ये लिमिट, ये पावर उसको सेक्शन 244 देता है। और उसके बाद अगला पॉइंट, दिस रियली ओपन्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ माइनॉरिटी एक्शन इन डिजर्विंग केसेस ऑफ ऑपरेशन मिस मैनेजमेंट। तो अगर डिजर्विंग रियल में एक्चुअल में ऑपरेशन और मिस मैनेजमेंट हुआ है तो अगर ट्रिब्यूनल ये वेव ऑफ कर देती है तो ये अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है उन केसेस के लिए जो डिजर्विंग है, ताकि वो अप्लाई कर सके ट्रिब्यूनल को। और यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म होता है। चैप्टर 3 पार्ट 7 ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का मीनिंग दिया हुआ है। ऑपरेशन का मीनिंग लिखा है, रेमेडी अगेंस्ट ऑपरेशन इज़ अवेलेबल इन सेक्शन 241 सब सेक्शन 1A ऑफ द एक्ट। तो पहले तो ये लिखा है कि रेमेडी कहाँ पर मिलेगी, उसके बाद मीनिंग दिया है, ऑपरेशन में बी डिफाइंड एज कंडक्टिंग द कंपनीज अफेयर in a manner prejudicial to public interest or in oppressive to any member or members or prejudicial to interest of company। तो ऑपरेशन को डिफाइन इस तरीके से किया गया कि ऑपरेशन जो है कंपनी के अफेयर को इस तरीके से कंडक्ट करने को कहा जाएगा जो कि प्रीजुडिशियल होंगे पब्लिक इंटरेस्ट को, या फिर ऑपरेसिव होंगे मेंबर या मेंबर्स को, या फिर प्रीजुडिशियल होंगे कंपनी के इंटरेस्ट को। तो तीनों को अगर प्रीजुडिशियल है अब कंपनी के अफेयर का चलाना इस तरीके से, उसको ऑपरेशन कहेंगे। मिस मैनेजमेंट की जो रेमेडी है वो दी हुई है इन सेक्शन 241 सब सेक्शन 1B में। और मिस मैनेजमेंट का मीनिंग डिफाइन किया हुआ है कि मिस मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज एनी चेंज विच टेक प्लेस इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी। तो मैनेजमेंट या कंट्रोल, कंपनी के कंट्रोल में कोई ऐसा चेंज हुआ है विच विल नॉट बी इन इंटरेस्ट ऑफ मेंबर, तो और जो मेंबर के इंटरेस्ट में नहीं होगा या नहीं है, उस चेंज को हम मिस मैनेजमेंट कहेंगे। कुछ फ्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं इस कंटेक्स्ट के रिलेवेंट। तो पहला पॉइंट ये कहता है, इफ़ एन एप्लीकेशन इज मेड टू द ट्रिब्यूनल देन इट मे वेव ऑल और एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन अबव मेंशन टेबल फॉर एलिजिबल मेंबर। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ट्रिब्यूनल पे अगर आप एप्लीकेशन देते हो तो ट्रिब्यूनल वो जो है रिक्वायरमेंट जो 1/10 ऑफ शेयर होल्डर और वो वाली जो रिक्वायरमेंट लिमिट जो है 241 244 वाली वो वेव अप कर सकती है। सेकंड पॉइंट कहता है, एनी शेयर और शेयर्स हेल्ड बाय 2 और मोर पर्सन जॉइंटली शैल बी काउंटेड ओनली एज 1। तो दो लोग मिलकर एक शेयर होल्ड कर रहे हैं तो उसको एक ही माना जाएगा, उसको दो नहीं माना जाएगा। एनी 1 और मोर मेंबर में मेक एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ अदर मेंबर। तो एक इंसान दूसरे के बिहाफ पे एप्लीकेशन लगा सकता है, ये बात कही हुई है। उसके बाद अगला टॉपिक है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। तो ये टॉपिक कहता है कि ट्रिब्यूनल कब ऑर्डर पास करेगा, क्या ऐसी ट्रिगरिंग होगी जब ट्रिब्यूनल को लगेगा ऑर्डर पास करना है, और क्या क्या ऑर्डर में वो पास कर सकता है। तो इसको पढ़ते हैं। इफ़ एन एप्लीकेशन इज मेड अंडर सेक्शन 241 ऑफ द एक्ट टू द ट्रिब्यूनल एंड इट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट कंपनीज अफेयर have been or are being conducted in a manner prejudicial or oppressive to any member or members or prejudicial to public interest or in a manner prejudicial to the company and that winding up the company would unfairly prejudice such member or members। तो पहली बात तो ये कह रहा है कि अगर ट्रिब्यूनल के ओपिनियन में ऐसा लगा कि कंपनी के मैनर जो अफेयर है वो प्रीजुडिशियल तरीके से कंडक्ट किए जा रहे हैं, जो कि वो कंपनी के वो मेंबर को प्रेजुडिशियल है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, ये कंपनी को खुद को प्रेजुडिशियल है, तो और उसके साथ साथ ही अगर कंपनी को वाइंड अप किया जाए तो वो अनफेयर होगा। ये दोनों चीज़ें अगर मिल गई तो फिर ट्रिब्यूनल में पास रिलेवेंट ऑर्डर टू रिजोल्व द कंप्लेन। और वो ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, ऑर्डर में प्रोवाइड फॉर फॉलोइंग, ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। पहली चीज़ लिखी हुई है, रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ अफेयर इन द कंपनी इन फ्यूचर। फ्यूचर में कंपनी के अफेयर किस तरीके से रेगुलेट होंगे उसके बारे में। सेकंड है, परचेज ऑफ शेयर और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी बाय अदर मेंबर देयर ऑफ और बाय द कंपनी।
तो जो पर्सन जो है वो ऑपरेसिव एक्ट कर रहा था, तो उसके शेयर, परचेस ऑफ शेयर, उसके शेयर या उसके इंटरेस्ट जो है कोई दूसरे मेंबर से परचेस करने का ऑर्डर दे सकती है, या फिर कंपनी को बोल सकती है कि तुम परचेस कर लो उसके शेयर। फिर अगला लिखा हुआ है इन केस ऑफ परचेस ऑफ शेयर बाय द कंपनी एज अ फॉर शेयर। जैसे कि ऊपर वाले में लिखा हुआ अगर कंपनी ने शेयर को परचेस किया है, तो फिर कॉन्जिक्वेंट रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल, तो उसको कॉन्जिक्वेंटली तुरंत ही उसको फिर रिड्यूस भी करना होगा। जैसे कि बायबैक में होता है, कंपनी शेयर परचेस करती है तो उसको रिडक्शन करती है शेयर कैपिटल में, कितना शेयर परचेस कर लिया है तो उसको वो कहते हैं ना एक्सटिंग्विश वगैरह करती है। उसके बाद अगला पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र और अलॉटमेंट ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी। जो शेयर है कंपनी का, कंपनी शेयर अलॉट ना कर पाए किसी को, उस पर रेस्ट्रिक्शन पुट कर सकती है। कंपनी ट्रांसफ़र नहीं कर पाए शेयर, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है ट्रिब्यूनल। उसके बाद अगला है द टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट हाउस एवर अराइव्ड एट between the company and the managing director, any other director or manager upon such terms and condition as may in the opinion of tribunal be just and equitable। तो ट्रिब्यूनल जो है वो कोई भी एग्रीमेंट जो है वो कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर या किसी और डायरेक्टर के बीच में है, उसको टर्मिनेट करवा सकती है, सेट असाइड करवा सकती है, मॉडिफाई करवा सकती है, जिस भी टर्म्स एंड कंडीशन पे ट्रिब्यूनल चाहे, जो उसके ओपिनियन पे जस्ट एंड इक्विटेबल लगेगा वो। इसके अलावा उसके बाद लास्ट पॉइंट है द टर्मिनेशन, सेट असाइड और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड एनी पर्सन अदर देन रेफर्ड अबव। तो जो ऊपर वाले जो भी पर्सन है, मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर, इनके अलावा भी अगर कोई और है तो उसके साथ भी जो है ट्रिब्यूनल जो है उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट, सेटिंग असाइड और मॉडिफाई करवा सकती है। उसके बाद मीनिंग ऑफ ऑपरेशन डिफरेंट केसेस में क्या दिया हुआ है वो पढ़ाया गया है। तो पहला है SP जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स, शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब का केस है। इसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड द प्रिंसिपल डिटरमाइनिंग द कंसेप्ट ऑपरेशन, दैट इज द कंडक्ट मस्ट बी बर्डनसम। अगर ऑपरेशन तभी माना जाएगा जब कंडक्ट जो है, जो भी कंडक्ट हो रहा है वो बर्डनसम हो, हार्श हो, रॉन्गफुल हो। Conduct must be burdensome, harsh or wrongful, involving lack of probity or fair dealing to a member in a manner of his propriety right as a shareholder। तो किसी भी मेंबर के साथ जो है अनफेयर, जिसमें लैक ऑफ फेयर डीलिंग है या फिर अनफेयर तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो वो फर्दर अ मेयर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिटवीन द मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर वुड नॉट बी इनफ unless the lack of confidence string from operation of minority by majority in management of the company's affair। तो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है जो कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच में होता ही है नॉर्मली, तो अगर वो है तो वो जो है उसको हम ऑपरेशन नहीं मानेंगे, वो इनफ भी नहीं होगा ऑपरेशन मानने के लिए। लेकिन अगर वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो वहाँ से स्पार्क हो रहा है जहाँ से जो कंपनी के अफेयर वो जो है मिसमैनेज कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं माइनॉरिटी को, तो हो रहा है तो फिर उसको मानेंगे। उसके बाद अगला केस है नीडल इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड वर्सेस नीडल इंडस्ट्री न्यूवी इंडिया होल्डिंग लिमिटेड। इसमें है कि जो एक्ट जो है वो सिंगल एक्ट है तो आप उसको ऑपरेशन नहीं मानेंगे, पर अगर वो जो है सीरीज ऑफ इलीगल एक्ट है अगेंस्ट एक पर्सन के, तो इट वुड बी जस्टिफाइड टू कंक्लूड दैट दे आर पार्ट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट ऑफ कमिटिंग ऑपरेशन, तो उसको फिर सेम मानेंगे और उसको वो है जो उसको ऑपरेशन मानेंगे और फिर उस पर प्रोसीजर किया जाएगा, प्रोसेस करेंगे, फिर प्रोसीडिंग होगी। उसके बाद अगला केस है VS कृष्णन वर्सेस वेस्ट फोर्ट हाईटेक हॉस्पिटल लिमिटेड। तो इसमें लिखा हुआ है वेदर द एक्ट ऑफ ऑपरेशन इंटेल्ड द ऑप्शन ऑफ प्रोबिलिटी, गुड कंडक्ट और एक्ट वाज मेलाफाइड, हार्श, बर्डनसम और रॉन्ग और फॉर कोलेट्रल पर्पस। इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। द सुप्रीम कोर्ट रिलाई ऑन द नीडल इंडस्ट्री केस एंड रूल दैट टेस्ट टू गॉज वेदर द एक्शन इज़ ऑपरेसिव। अच्छा, तो एक अगर हमें डिटरमाइन करना है कि कोई एक्शन जो है वो ऑपरेसिव है या नहीं, उसके लिए ये टेस्ट किया जाएगा कि उसको देखा जाएगा कि वेदर द एक्ट ऑफ ऑपरेशन इंटेल द अब्सेंस ऑफ, वो क्या उस एक्ट ऑफ ऑपरेशन में ये सारी चीज़ें मिसिंग है, जैसे कि प्रॉपर्टी, गुड कंडक्ट, मेलाफाइड इंटेंशन से वो हो रहा है, हार्श है, बर्डनसम है, रॉन्गफुल है और कोलेटरल पर्पस के लिए हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें होगी तो फिर वो ऑपरेशन है। गोइंग फर्दर इट ऑब्जर्व दैट although the
Ultimate objective of such an action may be in interest of the company. The immediate purpose would result in an advantage for some shareholder vis अदर। तो मतलब अगर हो सकता है अल्टीमेटली जो है कंपनी के भले के लिए हो, लेकिन इमीडिएटली तो दिख ही रहा है कि किसी एक बंदे का ही फ़ायदा हो रहा है। इसके बाद अगला लैंडमार्क केस आता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस साइरस मिस्त्री, सॉरी साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का, TCS वर्सेस साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो इस केस में क्या लिखा था एक बार पढ़ते हैं इसको। मिस्टर साइरस मिस्त्री was removed from the position of executive chairman of Tata Sons Limited and also removed from directorship in various company of Tata Group by resolution passed at various board and shareholder meeting. Considering the removal and the manner thereof as being oppressive to minority shareholder, with Cyrus Investment Private Limited and Sterling Investment Corporation Private Limited, shareholder of Tata Group of companies and in which Mr. Mistry has a controlling stake. This minority group filed a complaint alleging prejudice, operation and mismanagement before NCLT. NCLT ruled against minority group. The NCLT ruled in favor of the minority group and held that the removal of Mr. Mistry was oppressive or prejudicial, and hence it ordered the reinstatement of Mr. Mistry as the executive chairman of Tata Sons and the director of various companies. Tata Sons challenged the NCLT order before Supreme Court, which finally held that the act of Mistry's removal as executive chairman of Tata Sons was not in fact prejudicial and or oppressive to the interest of minority group. Further, it noted that in the factual metrics of the case, the requisite standard to justify the winding up of the company were not met. Further, and specifically in the context that the majority shareholding of Tata Sons Private Limited was held by philanthropic trust and not individual or corporate entities, the NCLT's decision that it was just and equitable to wind up Tata Sons was flawed and it would only result in those charitable trusts starving to death. तो जो NCLT ने डिसीजन दे दिया था कि ये टाटा सन्स जो है इसको वाइंड अप कर दो, तो ये तो गलत होता है क्योंकि ये जो है इसके अंदर चैरिटेबल ट्रस्ट आता है और वो जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि साइरस मिस्त्री ने ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट कहा था कि इसको जो है आप वाइंड अप कर दो, हम ये हमारे अगेंस्ट है, ये माइनॉरिटी को ऑपरेस करते हैं। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया था उसका डिसीज़न और फेवर में सुनाया था TCS के ये डिसीज़न। उसके बाद अगला टॉपिक है क्लास एक्शन। इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 245 के बारे में कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वगैरह, तो ये अपन नेक्स्ट कैप्सूल में करेंगे। चैप्टर 3 पार्ट 8, इसमें शुरू करते हैं क्लास एक्शन शूट की ज़रूरत क्यों पड़ी, सेक्शन 245 क्यों लाया गया, इसको देखेंगे। तो हुआ क्या था, सत्यम वाला केस हुआ था। द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोविज़न वाज फेल्ड इन 2009 व्हेन सत्यम स्कैम occurred. The shareholder in Satyam Computer Service Limited were unsuccessful in claiming demerger worth unsuccessful in claiming damages worth million due to the absence of the provision for फाइलिंग अ क्लास एक्शन सूट अंडर कंपनीज एक्ट 1956। तो पुराना वाला जो कंपनीज एक्ट था उसमें क्लास एक्शन सूट का प्रोविज़न नहीं था, तो जो डैमेज क्लेम नहीं कर पाए थे शेयर होल्डर। इसके बाद आगे लिखा वाइल द इंडियन शेयर होल्डर सफर्ड अ लॉस, द अमेरिकन इन्वेस्टर वर एबल टू क्लेम देयर पार्ट ऑफ डैमेजेस इन द US कोर्ट थ्रू अ क्लास एक्शन सूट अगेंस्ट सत्यम कंप्यूटर्स. It was felt that class action suit will safeguard the interest of shareholder whenever the company or its director participate in any fraudulent, unlawful act or commit an act which is against the interest of shareholders. In fact, such suit would be most effective remedy for raising the voice of company shareholder. इसके बाद लिखा हुआ अगला द लीगल फ्रेमवर्क फॉर क्लास एक्शन शूट इज़ कवर अंडर 245। तो कौन से एक्ट में कवर है, कौन से सेक्शन में कवर है, 245 में, एज वेल एज NCLT रूल 2016। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है, मतलब इसी में है, डिफरेंस बिटवीन 241 एंड 245। तो उसमें आगे लिखा हुआ है
after going through section 241 and 245 of the act, we can question as to why a separate provision was required for class action एल। तो बहुत प्रोविज़न लुक सिमिलर, तो 241 245 दोनों सिमिलर दिखते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्यों लाया गया है, इसका डिफरेंस इन दोनों को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। तो आगे लिखा है द प्रोविज़न ऑफ द क्लास एक्शन कम अंडर हेड ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, बट देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन रेमेडीज sought अंडर क्लास एक्शन अंडर सेक्शन 245 एंड अंडर प्रोविज़न ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट अंडर 242। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो प्रोविज़न जो क्लास एक्शन शूट के हैं वो ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के लिए लाए हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है जो कि रेमेडीज़ में है। रेमेडी जो कि 245 में मांगी जाती है वो अलग है 242 की रेमेडीज़ से। आगे लिखा है वाइल द सेक्शन 242 द while under section 242 NCLT can order acquisition of company share, restrict transferability or allotment of share, the removal of managing director and other director of company। ये सब जो रेमेडीज़ है या सारी एक्शन जो है ऑर्डर जो है ट्रिब्यूनल 242 में दे सकता है, जैसे कि एक्विजिशन ऑफ कंपनी शेयर का ऑर्डर देना, शेयर्स के अलॉटमेंट और ट्रांसफ़र पे रेस्ट्रिक्शन लगा देना, मैनेजिंग डायरेक्टर को रिमूव करना और अदर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को रिमूव करना। और क्लास एक्शन शूट में क्या होता है कि द ऑर्डर विल मेनली भी रिस्टेनिंग ऑर्डर, क्लास एक्शन शूट में ज़्यादातर रिस्टेनिंग ऑर्डर लगते हैं। एन एडेड एडवांटेज ऑफ द प्रोविज़न ऑन क्लास एक्शन शूट इज दैट दे कवर डिपोजिटर आल्सो। 242 में डिपोजिटर को कवर नहीं किया जाता है, यहाँ पे डिपोजिटर भी कवर है, तो ये डिफरेंस निकल के आता है। उसके बाद अगला टॉपिक है पावर टू कॉम्प्रोमाइज़ और मेक अरेंजमेंट विथ क्रेडिटर एंड मेंबर। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें ये लिखा हुआ है कि अलग अलग ट्रांजैक्शन में कहाँ कहाँ देखो मैं माइनॉरिटी को हक दिया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा अलग अलग ट्रांजैक्शन दिया, जैसे टेक ओवर में है, कहीं मर्जर में है, कहीं डी मर्जर में है, काम का नहीं है। अगला है सेक्शन 236 जो कि बैरक से लिया हुआ पूरा। ये अनलिस्टेड कंपनीज के मर्जर वगैरह को देखता है। इसमें मतलब जो शेयर होते हैं वो फिज़िकल फॉर्म के हैं, डीमेट वाले नहीं है, वो 26A में कवर है। तो सेक्शन 236 कहता है पहला पॉइंट, इसको ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस ऊपर से देखना है। पहला कहता है कि जब अक्वायर 90% अक्वायर कर ले तो टारगेट कंपनी को नोटिफाई कर देगा कि हम माइनॉरिटी को बाई करेंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है माइनॉरिटी को जो ऑफर मिलेगा वो वैल्यूअर जो है वैल्यूएशन करेगा, उसके हिसाब से प्राइस मिलेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर माइनॉरिटी चाहे तो वो भी मेजॉरिटी को ऑफ़र कर सकते हैं कि हमारे शेयर ले लो। अगर मेजॉरिटी खुद ऑफर नहीं देता है 90% अक्वायर करने के बाद, तो माइनॉरिटी भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेजॉरिटी जो है सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा डालेगी 1 साल के लिए और इंटाइटल शेयर होल्डर को 60 डे में पे कर देगी। अगर 60 डे में पे नहीं कर पाए, अगर कोई शेयर होल्डर आया नहीं है, उसको नहीं किसी वजह से पेमेंट हुआ, तो उसके पास 1 साल तक का टाइम होगा। तो उसके बाद अगला पॉइंट कहता है टारगेट कंपनी जो है ट्रांसफ़र एजेंट का काम करेगी, जैसे पैसा लेना, शेयर देना। तो पूरा जो है दोनों के बीच में, अक्वायरर और शेयर होल्डर के बीच में पूरा जो काम है वो टारगेट कंपनी संभालेगी एज ए ट्रांसफ़र एजेंट। छठा पॉइंट कहता है अगर माइनॉरिटी ने शेयर नहीं लिए तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे और टारगेट कंपनी अक्वायरर को न्यू शेयर इशू कर देगी। अगर मान लो कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर है जिसने अपने शेयर सर्टिफिकेट जमा नहीं किए, तो कंपनी उन शेयर सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देगी और जो शेयर थे जो कि अक्वायरर को देने थे, तो वही शेयर नया इशू करके दे देगी। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर मर गया तो उसके हेयर्स के पास 3 साल का टाइम है। तो अगर कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है मर जाता है या सीज़ कर जाता है, सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है, तो उसके जो हेयर है, सक्सेसर है, उनको 3 साल का टाइम मिलता है अप्लाई करने के लिए पैसा। उसके बाद 8वां पॉइंट कहता है कुछ माइनॉरिटी शेयर होल्डर को फेवरेटिज्म से हायर प्राइस दिया गया है तो बाकी को भी कंपनसेट करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली इसमें ये कह रहा है कि जो कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर है जो कि 75% से ज़्यादा उसके पास
शेयर से, मतलब माइनॉरिटी का 75%, माइनॉरिटी का 75% वाला अगर कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, तो अगर उसने नेगोशिएट वगैरह करके ज़्यादा प्राइस ले लिया है, तो वो प्राइस जो है वो सब में प्रपोजनेटली सब में जो है कंपनसेशन की तरह बाकी शेयर होल्डर, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को भी देना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, वो कहता है भले ही कंपनी डीलिस्ट हो गई हो, लेकिन प्रमोटर फॉर एवर लाइबल रहेंगे पेमेंट के लिए जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर बचे हैं उनको। तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर 1 साल में नहीं आ पाए, तो उनको जो है पेमेंट करने की लायबिलिटी हमेशा रहेगी उस कंपनी की। और यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। 26A तो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, तो ये वही सेम टू सेम ही है। उसके बाद अगला टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस फॉर परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर, माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। माइनॉरिटी शेयर जब आप परचेज कर रहे हो सेक्शन 236 में, तो उसका प्राइस क्या होगा ये डिटरमाइन करेगा वैल्यूअर। तो उसके लिए रूल 27 दिया हुआ है। रूल 27 ऑफ द कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन रूल 2016 प्रोवाइड फॉर द पर्पज, अच्छा, प्रोवाइड दैट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 236 सबसेक्शन 2 द रजिस्टर वैल्यूअर शाल डिटरमाइन द प्राइस इन अकॉर्डेंस विथ फॉलोइंग रूल। तो रजिस्टर वैल्यूअर जो है प्राइस डिटरमाइन करेगा जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को पेमेंट करना है उसका। रूल्स ये है, पहला कहता है, पहला रूल, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, अगर कंपनी लिस्टेड है तो द ऑफर प्राइस शाल बी डिटरमाइन इन द मैनर एज स्पेसिफाइड बाय सेबी अंडर रिलेवेंट रेगुलेशन फ्रेम बाय इट। तो सेबी बताएगा अगर लिस्टेड कंपनी है तो ऑफर प्राइस। उसमें सेकेंड वाला पॉइंट लिखा है एंड रजिस्टर वैल्यूअर शाल ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन एड्रेस टू बोर्ड ऑफ कंपनी गिविंग जस्टिफिकेशन ऑफ सच वैल्यूएशन। तो एक तो सेबी बताएगा ही, उसके अलावा भी आपको रजिस्टर वैल्यूअर जो है वो एक वैल्यूएशन रिपोर्ट देगा जिसके बेसिस पे जो है बोर्ड को एड्रेस करी, जो वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है बोर्ड को एड्रेस करी जाएगी, और जस्टिफिकेशन भी देगा वो कि ये वैल्यूएशन क्यों दिया है उसने, ये रजिस्टर वैल्यूअर। तो ये 2-3 काम इसी के अंदर आ जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है अगर कंपनी अनलिस्टेड है या प्राइवेट है तो उसमें पहला पॉइंट है ऑफर प्राइस शैल बी डिटरमाइन आफ्टर टेक टू अकाउंट फॉलोइंग फैक्टर। तो अगर अनलिस्टेड या प्राइवेट है तो ऑफर प्राइस इन सब फैक्टर को अकाउंट में लेके की जाएगी। पहला फैक्टर है द हाईएस्ट प्राइस पेड बाय अक्वायरर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर एक्विजिशन ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ। पिछले 12 महीने में हाईएस्ट प्राइस जो भी अक्वायर ने पे करी है वो, या फिर सेकेंड द फेयर प्राइस ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी टू बी डिटरमाइंड बाय रजिस्टर वैल्यूअर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट वैल्यूएशन पैरामीटर इंक्लूडिंग नेट वर्थ, बुक वैल्यू ऑफ शेयर, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग मल्टीपल vis-a-vis इंडस्ट्री एवरेज एंड सच अदर पैरामीटर विच आर कस्टमरी फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर ऑफ सच कंपनी। तो एक तो हाईएस्ट प्राइस जो कर ली, सेकंड वाले में फेयर प्राइस देखेगा रजिस्टर वैल्यूअर सारे वैल्यूएशन पैरामीटर को लगा के। उसके बाद है इसी का अनलिस्टेड कंपनी का सेकंड पॉइंट द रजिस्टर वैल्यूअर, जो कॉमन पॉइंट है, पहले वाले में भी ऐसे यही पॉइंट था कि द रजिस्टर वैल्यूअर शाल आल्सो प्रोवाइड अ वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन एड्रेस टू द बोर्ड ऑफ कंपनी गिविंग जस्टिफिकेशन ऑफ सच वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन रजिस्टर वैल्यूअर जो है एक वैल्यूएशन रिपोर्ट देगा बोर्ड को और जस्टिफिकेशन देगा उसने ये वैल्यूएशन क्यों किया। उसके बाद जो है लीगल प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड डिसाइडेड केस लो आता है टॉपिक, जिसके अंदर सबसे पहला है हमें वर्ड अरेंजमेंट जो है उसको अलग अलग केस लो से समझना है। तो देखते हैं पहला केस क्या कहता है अरेंजमेंट के बारे में। तो पहला केस कहता है अरेंजमेंट इज समथिंग बाय विच पार्टीज एग्री टू डू सर्टेन थिंग नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट देयर वाज नो डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज़। तो अरेंजमेंट कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कि पार्टी कुछ करना चाहती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई डिस्प्यूट था या नहीं। तो इसका क्रक्स यही है कि फॉर अरेंजमेंट प्रायर डिस्प्यूट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सेकेंड द वर्ड अरेंजमेंट इज सेट आउट as the word arrangement contemplates all arrangements and only recognize and not only reorganization of the share capital. This is all the more clear because the word used include। तो अरेंजमेंट में सब कुछ इंक्लूड होगा, सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल ही अरेंजमेंट नहीं होता। उसके बाद अगला लिखा हुआ है एनी स्कीम विच अफेक्ट द राइट ऑफ क्रेडिटर एंड मेंबर वुड फॉल विथ इन द टर्म अरेंजमेंट। तो हर वो स्कीम जो कि राइट अफेक्ट करती है क्रेडिटर और मेंबर का वो अरेंजमेंट कहलाती है। उसके बाद अगला लिखा हुआ है अरेंजमेंट इंक्लूड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल बाय कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस और बाय डिवीजन ऑफ शेयर इनटू
शेयर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, तो शेयर अरेंजमेंट जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल को भी इंक्लूड करता है, और जिसमें कि कंसोलिडेशन ऑफ शेयर भी होता है, अलग अलग क्लास के शेयर को मिला दिया जाता है, कंसोलिडेट किया जाता है, या फिर डिवाइड कर दिया जाता है शेयर्स में शेयर कैपिटल को, तो वो भी अरेंजमेंट है। उसके बाद अगला हमें वर्ड सीखना है क्लास। क्लास क्या होता है? क्लास मतलब कि वो होमोजीनियस होनी चाहिए तो ही वो क्लास है। तो इसमें लिखा हुआ है दोज हु आर ऑफर्ड सब्सटेंशियली डिफरेंस कॉम्प्रोमाइज ईच विल फॉर्म अ डिफरेंट क्लास। हर एक का अलग अलग क्लास होगा। इवन इफ देर आर डिफरेंट ग्रुप विथ इन अ क्लास द इंटरेस्ट ऑफ विच आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्लास और हु आर टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली इन द स्कीम। भले ही क्लास में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है और जो इंटरेस्ट है सबका डिफरेंट है बाकी क्लास के मुकाबले, सच ग्रुप मस्ट बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट क्लास। तो वो जिनका डिफरेंट इंटरेस्ट है उनको सेपरेट क्लास ट्रीट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ द स्कीम। द ग्रुप styled as a class should ordinarily be homogeneous and must have commonality of interest and compromise offered to them must be identical। तो ऐसा लिखा हुआ है कि जिसको हम एक क्लास, जिस ग्रुप को आपने स्टाइल कर दिया एक क्लास से, उस क्लास के अंदर ये फीचर होना चाहिए कि वो होमोजेनियस हो, और दूसरा कि वो जो है कॉमनलिटी हो, इंटरेस्ट हो उनके अंदर सेम हो। होमोजेनियस मतलब सेम हो, कॉमन इंटरेस्ट भी उनका कॉमन हो, एंड कंप्राइज ऑफर टू देम मस्ट बी आइडेंटिकल ऑन द कॉम्प्रोमाइज़। ओके हाँ, और जो बेसिकली जो रेमेडी मांग रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ जो भी उनको मिल रहा है वो सब का आइडेंटिकल हो। तीन चीज़ें इसमें, क्लास होमोजेनियस हो, इंटरेस्ट कॉमन हो, और जो कॉम्प्रोमाइज़ उनको मिल रहा है वो भी आइडेंटिकल हो। और यहाँ पे ये वाले वर्ड ख़त्म होते हैं। इसके बाद अगला वर्ड आगे देखते हैं जो कि होगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच ऑर्डर एंड और एट एनी टाइम देयर आफ्टर।